हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल सेल कल्चर के बारे में। एनिमल सेल कल्चर आज के टाइम में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। लाइक अगर हम बात करें एंटीवायरल टेस्टिंग की, अगर हम बात करें जीन थेरेपी की, वैक्सीन प्रोडक्शन की, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन और ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी के जिसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए हम इसकी सीरीज स्टार्ट करें और ये है इसका पार्ट 1। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल कल्चर के बारे में कि सेल कल्चर क्या होता है, सेल कल्चर किस टाइप का होता है, सेल कल्चर का प्रोसेस कैसे होता है, उसमें हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं एक्चुअल में सेल कल्चर होता क्या है। सेल कल्चर is the process of growing and maintaining cells or tissue outside the body of an organism in vitro in an artificial environment that mimics in vivo conditions such as temperature, nutrient, gas composition, protection from contamination. Basically सेल कल्चर क्या होता है? सपोज कोई सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, हमें उनको आउटसाइड द बॉडी ग्रो करवाना है, ठीक है। तो हम उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं जो कि बिल्कुल इन विवो कंडीशन जैसा होता है। मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर कंडीशंस है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसको मिमिक करता है। लाइक जैसा बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, हम वही टेम्परेचर उसको देते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं ग्रो करने के लिए, गैस कंपोजिशन, और हम उसे प्रोटेक्शन देते हैं कंटेमिनेशन से। मीन्स ताकि उसमें अगर जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वही ग्रो करे और उसमें किसी भी टाइप का कोई कंटेमिनेशन ना आए, ठीक है। तो ये है बेसिकली सेल कल्चर। हम यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं सेल कल्चर की। यहाँ पे हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ईयर 1885 से, ठीक है। तो यहाँ पे विल्हेम राउक्स ने इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने सबसे पहले चेक किया था, मेंटेन किया था एम्ब्रियोनिक चिक सेल्स को इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था जिससे कि ये प्रूफ हुआ था कि जो एनिमल सेल्स हैं वो अलाइव रहते हैं आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद 1907 में रॉस जी हैरिसन ने कल्टीवेट किया था फ्रॉग नर्व सेल्स को इन विट्रो, ठीक है। इनको उस टाइम पे कंसीडर किया गया था फादर ऑफ एनिमल सेल कल्चर। उसके बाद 1916 में पैटर्न रॉस एंड जोन्स ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रिप्सिन को। ट्रिप्सिन बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, फॉर सबकल्चरिंग अधरेंट सेल्स। तो अधरेंट सेल्स क्या होते हैं? ये जो हमारा जिसमें हम सेल्स को ग्रो करते हैं वो उस टाइप का एक फ्लास्क होता है, ठीक है। जब ये हमने इसमें सेल्स ग्रो करे, ठीक है, सेल्स ग्रो करने के बाद ये पूरा फ्लास्क भर जाएगा। जब ये फ्लास्क पूरा भर जाएगा तो हमें क्या करना होगा, इसमें से सेल्स निकाल के दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो ये सेल्स यहाँ पे अटैच होते हैं उनको डिटैच करना होता है। उस डिटैचमेंट के लिए हम ट्रिप्सिन एंजाइम यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइम 1916 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ट्रिप्सिन का, जिससे कि हेल्प होती है सेल डिसोसिएशन में और सब कल्चरिंग में। जब हम एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में सेल ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। उसके बाद 1940 में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज के बारे में पता चला था। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन बेसिकली कंटेमिनेशन ना आए हमारे सेल कल्चर में, उसके लिए हम ये दो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे कंटेमिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1952 में जॉर्ज ओटोगे ने एस्टेब्लिश की थी हीला कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। ये एक कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है, ये सर्वाइकल कैंसर की सेल लाइन है। ये फर्स्ट इमोर्टल ह्यूमन सेल लाइन है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। नेक्स्ट 1955 में हैरी ईगल ने डेवलप किया था केमिकली डिफाइंड कल्चर मीडिया। तो केमिकली डिफाइंड कल्चर मीडिया का मतलब होता है जिसमें जो भी हम मीडिया यूज कर रहे हैं उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो नोन थी। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को, कि हमें पर्टिकुलर ये वाला केमिकल कंपोजिशन देंगे तो हमारे पर्टिकुलर ये वाले सेल्स जो हैं ग्रो करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया था हैरी ईगल ने 1955 में। उसके बाद 1975 में जॉर्ज स्कॉलर एंड माइलस्टेन ने डेवलप की थी हाइब्रिडोमा टेक्निक फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये एक मेजर एडवांसमेंट थी बायोटेक्नोलॉजी में। ये जो टेक्निक है हम आगे किसी भी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सो ये मेन में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन थे एक एनिमल सेल कल्चर की फील्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज जो हम सेल कल्चर में बेसिकली यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी कल्चर के बारे में। तो प्राइमरी कल्चर क्या होता है? व्हेन सेल्स आर डायरेक्टली रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म and placed into a suitable culture environment where they attach, grow and divide, it is called primary cell culture. Cells are freshly isolated from tissue. तो बेसिकली क्या होता है, हमने क्या करा, सेल्स को, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें से हमने सेल्स निकाले और उनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट दिया और वहां पर वो क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है, फिर ग्रो हुए और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। मीन्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें से हमने सेल्स निकाले और उसको ग्रो कराया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी सेल कल्चर। इसमें हमने टिश्यू से सेल्स को लिया और उनको ग्रो कराया। सेकंड हम बात करते हैं सेल लाइन के बारे में। तो सेल लाइन क्या होती है? व्हेन सेल्स फ्रॉम प्राइमरी कल्चर आर सब कल्चर्ड passage and acquire the ability to continuously grow and propagate, they are called a cell line. So हमने क्या करा, हमने पहले हमने ऑर्गेनिज्म से टिश्यू लिया, टिश्यू से सेल्स लिए, उसको ग्रो कराया। ठीक है, अब ये ग्रो हो गए। अब हमें इसको क्या करना है, ये भर गया हमारा फ्लास्क जिसमें हमने ग्रो करे। अब हम इसको नेक्स्ट फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जब हम न्यू फ्लास्क में इसको ट्रांसफर करेंगे, तो जब हम इसको न्यू फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सब कल्चरिंग, और इसको हम पसाज भी बोलते हैं, पसाजिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक क्या होता है, जब हम ऐसे ये प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उसमें कुछ म्यूटेशंस आने की वजह से क्या होता है, वो जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, उसमें ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम उस स्टेज पर उसको बोलते हैं सेल लाइन। मीन्स कि वो कुछ टाइम के बाद, अगर नॉर्मल सेल्स होंगे तो कुछ टाइम के बाद वो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर वही सेल्स उसमें कुछ म्यूटेशंस आने की वजह से वो कंटिन्यूसली ग्रो करे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सेल लाइन। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि वो जो सेल लाइन है वो फाइनाइट भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। मीन्स वो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है, और अगर वो कंटिन्यूसली ग्रो करे जा रही है, इमोर्टल है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक सेल लाइन है। ठीक है, इस सेल लाइन के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अभी इस वीडियो में हम सेल कल्चर के, बेसिकली सेल कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एनकरेज डिपेंडेंस। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स बेसिकली दो टाइप से ग्रो करते हैं। एक होता है, ये हमारा फ्लास्क है, ठीक है, इस फ्लास्क में इसके सरफेस पे ग्रो करेंगे सेल्स। ठीक है, जब ये इसके सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा, ये कोई सॉलिड सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक ये होता है कि हमारे पास फ्लास्क है, उसमें उसमें सरफेस में नहीं, उसमें मीडिया में ग्रो कर रहे हैं। मीन सस्पेंशन बोलते हैं हम उसको, उसमें वो सरफेस से अटैच नहीं हो रहे हैं, वो मीडिया में ऐसे ही ग्रो हो रहे हैं। और जो दूसरा केस होता है उसमें क्या करते हैं, वो सरफेस से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडहेरेंट सेल्स, और इसको हम बोलते हैं सस्पेंशियल सेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एडहेरेंट सेल्स। ठीक है, तो एनकरेज डिपेंडेंट वो सेल्स होते हैं, जो सेल्स जब ग्रो करते हैं उनको, तो वो सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और जो सरफेस होता है मोस्टली प्लास्टिक का होता है, और मे बी समटाइम्स ग्लास का भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लास्टिक का सरफेस होता है। उस प्लास्टिक के सरफेस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेल्स हैं वो जाके उस पर अटैच हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो प्लास्टिक होती है, ये जो फ्लास्क फ्लास्क होते हैं, ये इनमें लिखा हुआ होता है कि वो टिश्यू कल्चर ट्रीटेड फ्लास्क है। मीन्स उसमें सेल्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है,
मोस्ट नॉर्मल एनिमल सेल्स आर एनकरेज डिपेंडेंट। मोस्टली जो एनिमल सेल्स होते हैं वो एनकरेज डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि कौन से सेल्स सरफेस पे अटैच होकर ग्रो होंगे या कौन से सेल्स सस्पेंशन में ग्रो होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो जो सेल्स हैं वो बॉडी के अंदर कैसे हैं। अगर वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो मोस्टली सॉलिड सरफेस पे अटैच होते हैं। अगर वो ब्लड या प्लाज्मा वगैरह में प्रेजेंट है सेल्स, तो वो मोस्टली सस्पेंशन सेल्स की तरह ग्रो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पसाजिंग की और सब कल्चरिंग के बारे में। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जब हमारा फ्लास्क है, ठीक है, उस पे ये हमारा फ्लास्क है और इसमें ये पूरा फिल हो गया। ठीक है, ये कितना परसेंट फुल हुआ, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज जो होती है सेल्स ग्रोथ की। ठीक है, इसको हम टर्म देते हैं कॉन्फ्लुएंसी। इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंसी। ठीक है, अगर ये हमारे सेल्स पहुंच गए, ठीक है, मान लो 80 टू 90% इसमें ग्रोथ आ गई। ठीक है, फिर हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सब कल्चरिंग या फिर पसाजिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है फाइनाइट सेल। ठीक है, तो वहां पे अभी लास्ट लास्ट वाले स्लाइड में हमने एक देखा टर्म होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर जो हमारी कुछ सेल्स हैं, अगर उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो कुछ ही टाइम्स कल्चर में डिवाइड कर सकती है। मोस्टली ये होता है 40 टू 16 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद वो मतलब डिवाइड नहीं करती और उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो सेनेसेंस में चली जाती है। ये जो लिमिट है ना कि 40 टू 60 टाइम्स तक ही ग्रो करती है, इसको हम बोलते हैं हेफ्लिक लिमिट। ठीक है, तो ये सेल्स होती है हमारी फाइनाइट। और जिसमें कुछ म्यूटेशंस आ गई सेल्स में या कुछ उसमें हमने चेंजेस कर दिए ऐसे कि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे जा रही है, प्रोपोगेट करे जा रही है, उस सेल लाइन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट ये टर्म है कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। सेल्स दैट हैव एक्वायर्ड द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड इंडेफिनेटली, मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती जाएंगी और वो हेफ लिमिट को फॉलो नहीं करती। और जो ये मोस्टली जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स होती हैं, मोस्टली ये कैंसरस सेल लाइन्स होती हैं या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें कुछ म्यूटेशन क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सब कल्चरिंग का एक प्रोसेस की मैंने एक फोटो लगाई है। इसमें देखो बेसिकली क्या हुआ है, ये जो सरफेस है यहाँ पे 80 टू 90% कॉन्फ्लुएंसी आ गई है, मतलब वो अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। अब हमें क्या करना है, इनको लेना है सेल्स को और इनको हमें दूसरे नए फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमारा जो फ्लास्क है, ठीक है, ये हमारा फ्लास्क फुल हो गया है, ठीक है, मतलब इसमें पूरे में अच्छे से सेल्स ग्रो हो गए हैं। ठीक है, 80 टू 90% इसमें कॉन्फ्लुएंसी आ चुकी है। हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क में ऐड करते हैं हम ट्रिप्सिन। ठीक है, हम ट्रिप्सिन ऐड करते हैं। ट्रिप्सिन जब ऐड करते हैं तो फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, और ये जो मोस्टली जो सेल्स हैं, इनको हम 37 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो हमने ट्रिप्सिन ऐड किया, ठीक है, हम उसको इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन का टाइम देते हैं सो दैट कि वो जो ट्रिप्सिन है वो अपना एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, और उसके बाद जो सेल्स हैं वो अपने सरफेस से डिटैच हो जाए फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, इंक्यूबेशन कर दिया। 10 मिनट्स के बाद हम क्या करते हैं, इन फ्लास्क को निकालते हैं। हम फ्लास्क जो है हमारा, ठीक है, जिसमें सेल्स हैं ये सारे हमारे मीडियम में आ गए सेल्स। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करते हैं, सॉरी ट्रिप्सिन में आ गए हमारे सेल्स, फिर हम इसमें ऐड करते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया ऐड करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं एक ट्यूब में, मतलब 15 ml की ट्यूब में हमने इसको ले लिया। ठीक है, 15 ml की ट्यूब में, फिर हम इसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम इसको 1200 आरपीएम पे फॉर 10 मिनट्स। टेम्परेचर होता है 37, सॉरी, सेंट्रीफ्यूज के लिए टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या होता है, ये जो हमारा ट्यूब है
इसमें नीचे यहाँ पे हमारे पैलेट आ जाएगा, पैलेट में होंगे हमारे सेल्स, और यहाँ पे ये सारा हमारा हो जाएगा मीडिया। ये जो हमारा मीडिया होगा, मीडिया में क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ट्रिप्सिन ऐड करा था, तो हम इसको मीडिया प्लस ट्रिप्सिन को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू मीडिया। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसको इसमें हम यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है कि हम इसको एक 2 फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। हमने 2 फ्लास्क में ट्रांसफर किया, हाफ सेल्स इसमें चले गए, हाफ सेल्स इसमें चले गए। हम फिर से इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जब ये दोनों भर जाएंगे, फिर से हम इनको ट्रांसफर करेंगे। अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम इनको स्टोर कर देते हैं सेल्स को। ठीक है, स्टोर कर देते हैं -80 पे, और अगर बहुत लंबे टाइम के लिए करना है तो हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं। तो ये होता है बेसिकली सब कल्चरिंग का प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल मेंशन करी है। इसमें मैंने मेंशन किया है कि हमारे प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन क्या होती है, और कैंसरस सेल लाइन क्या होती है। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो होता है हमारा डायरेक्टली फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से हमने सेल्स लिए। फाइनाइट सेल लाइन कौन सी होती है, जो हम प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी कल्चर से लेते हैं, मतलब कि वो कुछ ही टाइम तक ही ग्रो करेगी। फिर हम कंटिन्यूअस सेल लाइन की बात करें कि जो हमारे जो प्राइमरी सेल्स हैं उसमें हमने कुछ म्यूटेशन क्रिएट कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम फाइनाइट सेल लाइन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसरस सेल लाइन वो होती है जो हम लेते हैं ट्यूमर टिश्यू से। लाइफ स्पैन की बात करें, जो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं उनकी बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनाइट सेल लाइन की बात करें तो लिमिटेड, जो मैंने बताया हेफलिक लिमिट होती है, तो मतलब वो 20 से 50 टाइम्स तक ही डिवाइड करेंगे, उसके बाद उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर कॉन्टिन्यूस सेल लाइन की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद कैंसरस सेल लाइन होती है, वो भी अनलिमिटेड ग्रो करते हैं। इमोर्टेलिटी की बात करें तो प्राइमरी सेल लाइन्स कुछ टाइम के बाद डेथ स्टार्ट हो जाती है, तो नो। और जो हमारी फेनाइट सेल लाइन है उसमें भी कुछ टाइम के बाद डेथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी नो। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन और जो हमारी कैंसरस सेल लाइन्स होती है, इनकी जो इमोर्टेलिटी है वो कॉन्टिन्यूसली रहती है, वो काफी टाइम तक फॉर एवर वो ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए इमोर्टेलिटी जो है वो है यस। क्रोमोसोम की बात करें तो प्राइमरी सेल्स में नॉर्मल रहता है क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होते। फाइनाइट सेल लाइन में भी नॉर्मल रहता है क्योंकि कुछ टाइम बाद डेथ स्टार्ट हो जाती है, इसमें भी नॉर्मल रहता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो जो उनके क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल हो गए, उनमें चेंजेस आ गए, तो इसलिए हमारे जो क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल होते हैं, और कैंसर सेल लाइन में हाईली एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। ट्यूमरोजेनिक की बात करें तो प्राइमरी सेल्स नॉर्मल होते हैं, तो नो। फाइनाइट सेल लाइन भी नॉर्मल होती है, नो। जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है, जरूरी नहीं है कि अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो कैंसरस भी है, तो मोस्टली वो नो भी होता है। ठीक है, अगर वो कैंसरस सेल लाइन है तो वो ट्यूमरोजेनिक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमरी सेल्स हो गए थे हमारे हिपेटोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिखा है WI38 फिब्रोब्लास्ट। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन की बात करें तो वीरो E6, और कैंसर सेल लाइन की बात करें तो हीला MCF7। ठीक है, यूज की अगर बात करें तो प्राइमरी सेल्स हम फिजियोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज करते हैं। फाइनाइट सेल लाइन हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, और अगर हमें रिसर्च पर्पज के लिए यूज करना है, किसी लंबे टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट्स लगाने हैं, तो हम वायरोलॉजी और रिसर्च में हम कॉन्टिन्यूस सेल लाइन का यूज करते हैं। और हमें बेसिकली कैंसर रिसर्च में जाना है अगर, तो हम उसमें कैंसरस सेल लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया प्राइमरी कल्चर के बारे में, यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वहीं पे सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। प्राइमरी कल्चर बेसिकली क्या होते हैं, जब हम डायरेक्टली उनको टिश्यू से आइसोलेट करते हैं और उनको पर्टिकुलर एक इन विट्रो कल्चर इन्वायरमेंट देते हैं। ठीक है, वही इन्वायरमेंट मिमिक करते हैं जो इन विवो कंडीशन में है, जिसकी वजह से प्रॉपरली अपना अटैच हो जाए, उसके बाद वो अपना ग्रो करने के बाद अपना परफॉर्म करें, मेंटेन करके स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो फाइनाइट रेप्लिकेटिव लाइफ स्पैन रखते हैं, मीन्स कि वो कुछ टाइम तक ही ग्रो करते हैं, लाइक 42 फिर 60 पॉपुलेशन डबलिंग्स होती है उनकी, उसके बाद वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और इस लिमिट को हम बोलते हैं हेप्लिक लिमिट।
Because of their limited lifespan and gradual loss of proliferative capacity, cellular primary cultures are not suitable for long term continuation experiments. So अगर हमें कुछ लंबे टाइम तक कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो उसके लिए हम प्राइमरी कल्चर्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड होता है कि कुछ टाइम बाद वो डेथ होना उसमें स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्राइमरी कल्चर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ पीछे कि 2 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे होते हैं एनकेज डिपेंडेंट, ठीक है, जिसको हम एडहेरेंट सेल्स भी बोलते हैं, और एनकेज इंडिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन सेल्स, ठीक है। जो हमारे एनकेज डिपेंडेंट सेल्स होते हैं उनको एक स्टेबल इनर्ट सरफेस चाहिए होता है सेल अटैचमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और वो जो सरफेस है वो सॉलिड होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, अगर वो टॉक्सिक होगा तो प्रॉब्लम करेगा सेल्स को ग्रो करने में। इसलिए हमें इस ये जो सरफेस है हमारा सॉलिड और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि जो हमारे सेल्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, उस पे ही डिपेंड करता है कि वो अधेरेंट सेल्स ग्रो करेंगे या फिर एज सस्पेंशन सेल्स ग्रो करेंगे। तो मोस्टली जो टिश्यू जो अधेरेंट सेल्स होते हैं वो जो बॉडी के अंदर वो इमोबिलाइज्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसकी वजह से वो एथेरेंट सेल्स की तरह ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो किडनी सेल्स या फिर माउस माउस फिब्रोब्लास्ट एस्टियो सेल्स। सस्पेंशन सेल्स की बात करें तो उनको कोई सॉलिड सरफेस नहीं चाहिए होता, वो सस्पेंशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसमें हम टाइम के साथ फ्रेश उनको मीडिया देते रहते हैं। सिमिलरली इसमें भी फ्रेश मीडिया देते रहते हैं और ये इसमें ग्रो करते हैं, सब सस्पेंशन में ग्रो करते हैं लिक्विड मीडिया में, ठीक है। जो सस्पेंशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी पीछे कि जो सस्पेंशन सेल्स होते हैं इनका जो ग्रोथ होता है कि ये सस्पेंशन में ग्रो करेंगे एधरेंट में, इनके ओरिजिनल सेल्स पे डिपेंड करता है कि जो ओरिजिनल वाले सेल्स हैं वो किस मोड में बॉडी के अंदर थे, कि वो सस्पेंशन वाले फॉर्म में थे या फिर वो अटैचमेंट वाले फॉर्म में थे, उस पर डिपेंड करता है कि सेल किस किस वाले पोजिशन मतलब किस वाले कंडीशंस में ग्रो करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है वेस्कुलर ब्लड सेल्स दैट रिमेन सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। सेकेंडरी कल्चर की बात करें तो जब हम सब कल्चर जो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं, जब हम उनको सब कल्चर करते हैं, ठीक है, न्यू मीडिया में, तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी कल्चर, ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से वो डिटैच हो जाते हैं। उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसमें से मीडिया हटाते हैं, फिर उसमें न्यू मीडिया ऐड करते हैं, और न्यू मीडिया ऐड करते हैं, फिर उसके बाद मिक्स करते हैं उसको नए नए फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये सेकेंडरी कल्चर हम तब बनाते हैं जो हमारा प्राइमरी कल्चर है उसमें जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स कि वो पूरा जो फ्लास्क है वो फुल हो चुका है, फिर हमें उसे ट्रांसफर करना होता है। जो सेकेंडरी कल्चर होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो डिफर कर सकते हैं पेरेंट टिश्यू से, क्योंकि उसमें जब हम सब कल्चरिंग करते हैं तो म्यूटेशन के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी कल्चर है वो डिफर करता है प्राइमरी कल्चर से। जो कंटेमिनेशन का रिस्क है वो सेकेंडरी कल्चर में कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कल्चर, क्योंकि जो जब हम सब कल्चरिंग करते हैं तो उसमें म्यूटेशंस क्रिएट हो जाती है, मीन्स जो सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम रहते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने सेल कल्चर के बारे में डिस्कस किया, सेल कल्चरिंग क्या होती है डिस्कस किया, जो टर्मिनोलॉजीज सेल कल्चर में यूज करती होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और प्राइमरी और सेकेंडरी कल्चर के बारे में यूज किया और डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।